हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। वैसे तो चोर किसी भी चोरी को कामयाब बनाने के लिए उसे खामोशी से अंजाम देते हैं, मगर आज जिस चोरी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसने ब्राज़ील की सड़कों पर वो तबाही मचाई जिसे पुलिस और आर्मी तक नहीं रोक पाई। ये पूरी चोरी खुलेआम सड़कों पर अंजाम दी गई, जिसमें पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लिया गया और चोर पुलिस की नज़रों के सामने शहर से फरार हो गए। हालांकि जब इस गैंग की सच्चाई लोगों के सामने आई तब उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई, क्योंकि ये ब्राज़ील का वो क्रिमिनल गैंग था जो कई शहरों को तबाह करने की ताकत रखता था। तो आखिर इस गैंग के तार किससे जुड़े थे, कैसे उन्होंने खुलेआम इस चोरी को अंजाम दिया और क्या वो कभी पुलिस के हाथ लगे या आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 1 दिसंबर सन 2020 की रात कुछ म्युनिसिपल वर्कर्स सड़कों पर क्रॉसिंग लेन्स को पेंट कर रहे थे और इस वक्त सड़कों पर कोई ट्रैफिक नहीं था और ये पूरी तरह सुनसान थी। ये उन वर्कर्स का रोज़ का मामूल था और वो सभी अपने काम में लगे हुए थे और तभी उन्हें कुछ दूरी पर कार्स आती हुई दिखाई देती हैं जिनकी हेडलाइट्स ऑन थी। ये सभी एसयूवी कार्स थी जो एक के पीछे एक लाइन में चल रही थी और इससे पहले वर्कर्स कुछ समझ पाते ये कार्स उनके पास आकर रुकी और मास्क पहने कुछ लोग इन कार्स में से बाहर निकले और उन पर बंदूकें तान दी। इन सभी वर्कर्स को रोड के बीचों बीच बिठा दिया गया, जिसके बाद उनकी शर्ट्स उतरवा दी गई और उनके औजार उनसे ले लिए गए। महज कुछ ही मिनटों के अंदर इन वर्कर्स को बंदी बना लिया गया था और सभी रोड्स ब्लॉक कर दिए गए। इस रोड ब्लॉक के कुछ ही दूरी पर बने पुलिस स्टेशन के पास गोलियां चलने की आवाज़ आने लगती हैं और सिटी सेंटर में बने बैंको दो ब्राज़ीलो कैश वॉल्ट में एक बहुत तेज़ धमाका होता है। ये धमाका इतना तेज़ था जिसने आसपास की बिल्डिंग्स को हिला दिया और इससे ये साफ हो गया कि मास्क पहना ये गैंग किसी एटीएम या किसी छोटे बैंक को लूटने नहीं आया था, बल्कि इनका मकसद इससे भी कहीं बड़ा था। बैंको दो ब्राज़ीलो पूरे ब्राज़ील का सबसे बड़ा कैश वॉल्ट है, जहां गवर्नमेंट अपने सरकारी खजाने को रखती है और इस रात पूरा क्रिसोमा शहर ब्राज़ील के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी का गवाह बनने वाला था। कहानी शुरू होती है 1 दिसंबर सन 2020 को, जब ब्राज़ील के शहर क्रिसोमा में दिन ढल चुका था और सभी लोग अपने अपने काम ख़त्म करके अपने वीकेंड की तैयारी कर रहे थे। अगले दिन छुट्टी होने की वजह से म्युनिसिपल वर्कर्स को क्रॉसिंग लेन्स पेंट करने का काम दिया गया था और सर्जियो एडुआर्डो अपने दो साथी वर्कर्स मार्सेलो और जूलियानो के साथ अपने काम में लगा हुआ था। लगभग रात 11:30 बजे के करीब वो लोग ब्रेक लेते हैं और अपने ट्रक को साओ होजे स्ट्रीट के पास रोककर खाने पीने लगते हैं। इसी दौरान सर्जियो देखता है कि एक कार रॉन्ग डायरेक्शन में उसकी तरफ आ रही है और उसे लगने लगता है कि ड्राइवर शायद गलती से कार रॉन्ग डायरेक्शन में ले आया है, मगर तभी थोड़ी ही देर में ये कार उसके पास आकर रुकती है और 4 लोग इसमें से बाहर निकलते हैं। इन चारों लोगों ने पूरे काले कपड़े पहने हुए थे जो देखने में एक यूनिफॉर्म की तरह लग रहे थे और साथ ही साथ उनके चेहरे पूरी तरह मास्क से ढके हुए थे और उनके हाथों में बंदूकें थीं। इन चारों के हाथों में जो राइफल्स थीं वो सर्जियो ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी और तभी इन चारों में से एक सर्जियो से कहता है कि वो ट्रक का इंजन बंद कर दे और वो तीनों अपनी अपनी शर्ट्स उतारकर ज़मीन पर बैठ जाएं। डर और घबराहट के मारे सर्जियो और उसके साथियों ने उनकी बात फ़ौरन मान ली और तभी कुछ दूरी से धड़ाधड़ गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगती हैं। इन गोलियों की आवाज़ के बीच एक बहुत तेज़ धमाका भी हुआ जिसने पूरी ज़मीन और आसपास की बिल्डिंग्स को हिला दिया और वर्कर्स की रहस्यमय किडनैपिंग अब एक तबाही में बदल चुकी थी जो सिटी सेंटर बिल्डिंग में होने वाली थी। इस दौरान एसयूवी कार्स का एक काफिला क्रिसोमा शहर की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें आउडी, मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी लग्जरी कार्स थीं और ये सभी एक के पीछे एक चल रही थीं। इन सभी कार्स के अंदर एक गैंग था जिसमें लगभग 30 लोग शामिल थे और ये सभी पूरी तरह हथियारों से लैस थे। बहरहाल शहर पहुंचते ही ये पूरा काफिला अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ गया, जिसमें एक ग्रुप सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया और पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचकर उसने धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग की वजह से पुलिस स्टेशन की दीवारों में छेद हो गए, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स वहीं अंदर छुप गए और गेट पर भी आग लगा दी गई जिससे बाहर आने का रास्ता ब्लॉक हो जाए। उधर बैंको दो ब्राज़ील के पास रोड के बीचों बीच गैंग ने ट्रक में भी आग लगा दी जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो जाए और साथ ही साथ सड़कों पर स्पाइक स्ट्रिप भी बिछा दी गई ताकि कोई भी पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट वहां ना पहुंच सके। इस गैंग की सबसे मेन यूनिट को कैश वॉल्ट के बाहर खड़ा कर दिया गया था और बाकी यूनिट्स ने पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इस दौरान जो सिविलियंस वहां से गुजर रहे थे और जो वर्कर्स पेंट कर रहे थे उन सभी को गाड़ियों से बाहर निकलवाया गया और उनकी शर्ट्स उतारवा कर उन्हें सड़क के बीचों बीच बिठा दिया गया। इन सबको सड़क के बीचों बीच इसीलिए बिठाया गया था ताकि इन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके और पुलिस या आर्मी उन पर गोली ना चला सके। सड़क पर बैठे बंदियों को यह समझ आ चुका था कि अब वो यहाँ से भाग नहीं पाएंगे और इसीलिए वो सड़क के बीचों बीच बैठे डर के मारे कांप रहे थे।
लगभग 2 घंटों तक वो सभी गनमैन और बम धमाकों की आवाज़ों से घिरे रहे और वहाँ जो तबाही हो रही थी उसे देख सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इन गैंग मेंबर्स के पास AK-47, AR-15 और 50 कैलिबर वाली असॉल्ट राइफल्स थीं जो वॉर में इस्तेमाल होती थी और इन राइफल्स से भयंकर तबाही मचाई जाने वाली थी। कैश वॉल्ट और ट्रक में आग लगाने के लिए जो बॉम्ब ब्लास्ट किए गए उससे आसपास की बिल्डिंग्स की खिड़कियों की कांच भी टूट गई और इस गैंग के पास लगभग 200 किलो एक्सप्लोजिव्स था जो शहर के कई हिस्सों को तबाह करने के लिए काफ़ी था। ये पूरा गैंग इस तबाही को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अंजाम दे रहा था, जिसमें शूटर्स की टीम गोलियां चला रही थी और वहीं दूसरी टीम सभी रोड्स को बहुत सिस्टमैटिकली ब्लॉक कर रही थी। उनका सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पर था कि उन्हें किसी भी तरह पुलिस को आने से रोकना है और इसके लिए वो सिविलियंस को ढाल बना रहे थे ताकि पूरे शहर का कंट्रोल उनके हाथों में रहे। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर फायरिंग होने से पुलिस ऑफिसर्स को यह समझ आ गया कि वो लोग फंस चुके हैं, क्योंकि ना तो उनके पास असॉल्ट राइफल्स थीं और साथ ही साथ उनके पास गोलियां भी कम थीं जिससे वो इस गैंग का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर छुपे रहें और दूसरे शहर से पुलिस के आने का इंतज़ार करें, क्योंकि इसमें कुछ वक्त लगने वाला था। मगर इसी दौरान वो दूसरे पुलिस स्टेशन से बार बार मदद भी मांग रहे थे। अब तक इन अटैकर्स ने शहर के हर रास्ते को बंद कर दिया था और पूरे शहर में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे और आग लगी हुई थी, जिससे पूरा शहर सील हो गया। रात लगभग 11:50 पर इस तबाही की पहली वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई जाने लगी, जिसमें जगह जगह लोग इस तबाही के मंजर को रिकॉर्ड कर रहे थे और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। महज कुछ ही मिनटों बाद लगभग 1,12,000 लोग इस तबाही के मंजर को लाइव देख रहे थे और ये नज़ारा दिल दहला देने वाला था। इसी दौरान ये खबर हर न्यूज़ चैनल पर भी दिखाई जाने लगी, जिसमें जगह जगह बम धमाके, गोलियां चलने की आवाज़, बंदी बने सिविलियंस और बेबस मजबूर पुलिस थी जो दूसरे शहर की पुलिस से मदद मांग रही थी। अब जगह जगह शहर में ये गैंग खुले आम घूम रहा था, जिसमें जीप के दरवाजे खुले थे और वो अपनी राइफल्स हवा में लहरा रहे थे और 2 लाख आबादी वाला शहर तबाही का मैदान में बदल चुका था। आधी रात होते होते सिटी सेंटर तक जाने वाला हर रास्ता ब्लॉक हो चुका था और तब जाकर लोगों को इस गैंग के असली टारगेट का पता चला। पहले तो सभी को यही लग रहा था कि ये गैंग पुलिस स्टेशन पर हमला करने या ATM लूटने आया था, मगर जब उन्होंने सिटी सेंटर की बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट किया तब उन्हें ये समझ आ गया कि गैंग के टारगेट पर बैंको दो ब्राज़ील का कैश वॉल्ट है, जहाँ सरकार अपना खजाना रखती है और ये वॉल्ट इसी सिटी सेंटर में है। इस वॉल्ट के अंदर कई सैकड़ों मिलियन रियल्स रखे हुए थे और ये गैंग इनके लिए ही यहाँ आया था। रात 1 बजे के करीब पहला ब्लास्ट इस कैश वॉल्ट के बाहर हुआ और महज थोड़ी ही देर बाद 2 ब्लास्ट और हुए जिसमें डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया था। ब्लास्ट होती ही अलग अलग टीम हवा में फायर करने लगी, जिससे सब डर जाएं और कोई भी उनके रास्ते में ना आए। और उधर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स ये सब कुछ सुन रहे थे मगर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। बहरहाल इस ब्लास्ट के बाद कैश वॉल्ट का दरवाज़ा खुल गया और गैंग का एक मेंबर वॉकी टॉकी पर कहता है कि बाकी मेंबर कार्स लेकर बिल्डिंग के बाहर आ जाएं। यह खबर मिलते ही लग्जरी कार्स का काफिला सिटी सेंटर बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है और वो जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्होंने बंदी बने हुए सिविलियंस और वर्कर्स से कहा कि वो वॉल्ट के अंदर जाएं और कैश बाहर लाकर रखना शुरू करें। अब धीरे धीरे पैसों से भरे बैग्स सड़क के किनारे जमा होना शुरू हो गए और फिर इन बैग्स को बाहर खड़ी गाड़ियों में रखा जाने लगा। इसी दौरान गैंग के मेंबर हर बैग को बहुत बारीकी से चेक कर रहे थे और ये एक अलग ही नज़ारा था, जिसमें बंदी बने लोग वॉल्ट से पैसे निकाल कर ला रहे थे, ड्राइवर्स इन पैसों को पैक कर रहे थे और महज 10 से 15 मिनट के अंदर ये पूरा कैश वॉल्ट खाली हो चुका था। अब वो लोग पूरी तरह तैयार थे वहाँ से फरार होने के लिए कि तभी गैंग का एक मेंबर बैग से नोटों की कुछ गड्डियाँ निकालता है और इन पैसों को हवा में उछाल देता है। पूरी सड़क पर अब जगह जगह नोट पड़े हुए थे और ये पूरा नज़ारा आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से देख रहे थे। बहरहाल ये गैंग जब वहाँ से निकल गया तब आसपास रहने वाले लोगों ने नीचे आकर ये सारे नोट लूट लिए और जब बाद में पुलिस ने इसकी छानबीन की तब पता चला कि 1 से 2 मिलियन रियल हवा में उड़ा दिए गए और लूट का एक बड़ा हिस्सा लेकर गैंग्स गायब हो गए। वहाँ से फरार होने से पहले भी गैंग मेंबर्स ने सभी बंदियों को यही ऑर्डर्स दिए कि वो अपनी जगह पर बैठे रहें वरना वो उन्हें गोली मार देंगे। और रात लगभग 2 बजे सभी कार स्टार्ट हुई और ये पूरा काफिला क्रिसुमा शहर से फरार हो गया। जहाँ लूट को अंजाम देने के बाद चोर बहुत तेज़ी से भागते हैं, मगर ये गैंग अपनी गाड़ियों को बहुत धीमे धीमे चला रहा था और इनकी स्पीड महज 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस गैंग के मेंबर्स कार की विंडोज से बाहर निकले हुए थे और अपनी राइफल्स को हर तरफ ताने हुए थे ताकि कोई भी ख़तरा होने पर वो फायरिंग कर सकें।
भागने से पहले इस गैंग ने अपने पीछे 2 ट्रक्स और जला दिए ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए और कोई उनका पीछा ना कर सके, और इसीलिए दूसरे शहर से आई पुलिस को भी मजबूरन रुकना पड़ा। शहर से बाहर निकलते ही ये पूरा काफिला अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया ताकि कोई उन तक ना पहुंच सके, मगर ना तो उनके पीछे कोई पुलिस आई और ना ही कोई लॉ इन्फोर्समेंट। बहरहाल आसपास रहने वाले लोगों को जब ये यकीन हो गया कि चोरों का गैंग जा चुका है, तब वो सभी अपने अपने घरों से बाहर निकले और बाहर सड़क पर पड़े नोटों को उठाकर जमा करने लगे। और कुछ खड़े ये पूरा नज़ारा देख रहे थे और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि चोरों का गैंग वापस तो चला गया, मगर वो अपने पीछे एक तबाही का मंजर छोड़ गया, जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों में ट्रक्स जल रहे थे, सड़कों पर गोलियों के खाली शेल्स पड़े हुए थे और जगह जगह खिड़कियों और दरवाज़ों के कांच टूटे पड़े थे। ब्लास्ट की वजह से कैश वॉल्ट का दरवाज़ा पूरी तरह टेढ़ा हो गया था और उसके लॉक्स चूरा हो गए थे, मगर फोरेंसिक्स टीम को मौका वारदात पर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। सुबह लगभग 6:30 बजे तक इस लूट की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और सर्च डॉग की मदद से पुलिस शहर के अलग अलग हिस्सों की छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन करते करते पुलिस शहर के बाहरी हिस्से तक पहुंच जाती है, जहां सर्च डॉग्स उन्हें खेत तक लेकर आ गए थे, और यहां पहुंचकर पुलिस ने जो नज़ारा देखा उसे देख उनकी आंखों में एक चमक आ गई। पुलिस देखती है कि यहाँ 10 गाड़ियाँ खड़ी थी जिन्हें खेत की फसलों के बीच छुपाया गया था, और इन सभी कार्स को दोबारा ब्लैक पेंट किया गया था ताकि इनके असली कलर को छुपाया जा सके। मगर पुलिस फ़ौरन समझ गई कि ये वही कार्स हैं जो लूट में इस्तेमाल हुई थी। इन कार्स से फॉरेंसिक टीम को कुछ फिंगरप्रिंट्स, गोलियों के शेल और डीएनए के कुछ सैंपल मिले, और ये डीएनए सैंपल उन्हें खून के धब्बों से मिले जो कार की सीट पर थे, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ब्लास्ट के दौरान गैंग का कोई मेंबर भी जख्मी हो गया था। पुलिस अब इस खेत के आसपास के पूरे एरिया को तलाशना शुरू करती है, और तभी उन्हें एक वेयरहाउस दिखाई देता है जो इस खेत से कुछ दूरी पर था, और इस वेयरहाउस ने लूट से जुड़े कई राज खोल दिए। वेयरहाउस के अंदर जाने पर पुलिस देखती है कि दीवारों पर ब्लैक पेंट किया गया है और पेंट ब्रश और रोलर्स वहीं ज़मीन पर पड़े थे। पूरे वेयरहाउस की ज़मीन पर अलग अलग सामान पड़ा था, जिसमें ग्लव्स और कुछ कपड़े थे, और इन कपड़ों पर गन पाउडर और खून के धब्बे लगे थे। पुलिस के हाथ एक फर्स्ट एड किट भी लगी, जिससे उन्हें ये समझ आ गया कि चोर पहले यहाँ आए, उन्होंने अपने घायल साथी की मरहम पट्टी की और फिर यहाँ से फरार हो गए। इस तहकीकात की शुरुआत हुए अब कुछ दिन बीत चुके थे, मगर चोर अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगे थे, और तभी क्रिसुमा शहर के बाहरी हिस्से से एक इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचती है। ये इन्फॉर्मेशन क्रिसुमा के बाहर बने गांव के लोगों से आ रही थी, जिसमें वो पुलिस को बताते हैं कि उनके गांव में बने एक फार्म हाउस में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। इन गांव वालों के मुताबिक इस वेयरहाउस में कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से रह रहे हैं और वो खुद को टूरिस्ट बता रहे हैं, और इन सभी के पास महंगी गाड़ियां हैं और वो लाउड म्यूज़िक बजाकर देर रात तक पार्टी करते हैं। क्योंकि उनके गांव में कोई भी इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारता था, और इसीलिए गांव वालों के लिए बहुत अजीब और अटपटा था, और इस बात ने सभी गांव वालों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बहरहाल पुलिस ने जब तक इस वेयरहाउस पर रेड मारी, तब तक वो सभी चोर वहां से भाग चुके थे, मगर वहां उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जो इन लोगों के लूट में शामिल होने की तरफ इशारा कर रहे थे। इस वेयरहाउस में पुलिस को क्रिसुमा शहर के कुछ मैप्स मिले, जिसमें अलग अलग रूट्स को मार्क किया गया था। रेडियोज़ मिले जो पुलिस फ्रीक्वेंसीज के साथ ट्यून थे, और साथ ही साथ बुलेट्स के खाली बॉक्सेस भी मिले। जगह जगह पड़े गद्दे और खाना ये बता रहा था कि ये गैंग यहाँ बहुत आराम से रह रहा था, और जब वेयरहाउस के मालिक से पूछताछ की गई तब उसने बताया कि गैंग का एक मेंबर ने उसे 15,000 रियल कैश रेंट के तौर पर दिए, और वो जल्दी जल्दी में यहाँ जगह खाली करके चले गए। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गई, पुलिस के सामने नए खुलासे होते गए, और उन्हें ये पता चला कि इस गैंग ने 9 अलग अलग वेयरहाउसेस का इस्तेमाल किया छुपने के लिए। हालांकि हर वेयरहाउस का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया गया, जिसमें किसी में गाड़ियां छुपाई गईं, किसी में हथियार और गोला बारूद छुपाया गया, और कुछ वेयरहाउसेस में वो खुद टूरिस्ट बनकर रहते जिससे किसी को उन पर कोई शक न हो। इन खुलासों से पुलिस को ये तो समझ आ गया कि इस लूट की प्लानिंग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से की गई थी, और इसके तार कई अलग अलग शहरों तक फैले थे। जहां फॉरेंसिक्स टीम हर वेयरहाउस को बहुत बारीकी से स्कैन कर रही थी, वहीं पुलिस अब सर्विलेंस फुटेज और उस रात कैश वॉल्ट के पास कौन कौन से फ़ोन एक्टिव थे उन सभी की छानबीन में लग जाती है। शक की बिना पर पुलिस ने कुछ फ़ोन नंबर्स की कॉल रिकॉर्डिंग सुननी शुरू की, और तब उनके सामने कुछ लोग आए जो लगातार सेंटा कैटरीना और साओ पोलो के बीच लगातार बातचीत कर रहे थे। अब पुलिस ने इन्हीं लोगों के बैंक अकाउंट्स भी खंगालना शुरू किए, जिसमें बहुत बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शंस हुए थे, और ये वो लोग थे जिनके नाम पहले भी दूसरे क्राइम से जुड़े हुए थे।
सीसीटीवी फुटेज से भी पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगे, जिसमें लूट से पहले पेट्रोल पंप्स पर वो गाड़ियां दिखाई दी जो लूट में इस्तेमाल हुई थी और जिन्हें खेत के पास छोड़ दिया गया था। सबसे बड़ा सबूत जो पुलिस के हाथ लगा वो थे गैंग मेंबर्स जो इन गाड़ियों से निकलकर पेट्रोल भर रहे थे और दूसरा सामान खरीद रहे थे, और अब पुलिस के हाथ कुछ सस्पेक्ट्स के चेहरे भी लग चुके थे। ये सारे सबूत और चेहरे एक ही गैंग की तरफ इशारा कर रहे थे, और ये ब्राज़ील का सबसे ख़तरनाक गैंग था जिसका नाम था कमांडो दे कैपिटल, और ये पीपीसी के नाम से मशहूर था। इस गैंग की शुरुआत सन 1992 में साओ पोलो जेल में हुई, और ये गैंग कुछ कैदियों से शुरू होकर ब्राज़ील का सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक गैंग बन गया। सन 2020 आते आते ये गैंग पूरे ब्राज़ील की सबसे ज़्यादा ड्रग सप्लाई को कंट्रोल करने लगा, जिसमें लगभग 40,000 मेंबर हो चुके थे, और इसके तार मेक्सिको, कोलंबिया और यूरोप के कई अलग अलग कार्टेल से भी जुड़े थे। जिस तरह से सरकारी खजाने का कैश वॉल लूटा गया और जिस तरह की तबाही इस दौरान की गई, उसमें ये पीसीसी गैंग बिल्कुल फिट बैठ रहा था, क्योंकि इस तरह की खतरनाक लूट को और कोई लोकल गैंग अंजाम नहीं दे सकता था। और अब पुलिस के पास इतने सबूत हो चुके थे कि वो अपनी गिरफ्तारियों की शुरुआत कर सकते थे। बहरहाल पहली गिरफ्तारी की शुरुआत रियो ग्रांडे शहर से हुई, और पुलिस ने 2 सस्पेक्ट्स को ट्रेस कर लिया था जो एक रेंटेड घर में अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ छुपे हुए थे। पुलिस ने जब इन दोनों सस्पेक्ट्स को पकड़ने की कोशिश की तब एक जंगल की तरफ भाग गया, मगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पहला सस्पेक्ट घर के अंदर पहले ही गिरफ्तार हो चुका था। इन दोनों सस्पेक्ट की पहचान पीसीसी के गैंग मेंबर्स के तौर पर हुई, और ये दोनों कैश वॉल्ट रॉबरी में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। पुलिस के हाथ सबसे बड़ी कामयाबी तब लगी जब उनके हाथ मर्सियो गिराल्डो नाम का शख्स लग गया, जिसे लोग बुद्धा के नाम से भी जानते थे। बुद्धा पीसीसी गैंग का एक टॉप लीडर था जिसके डायरेक्ट कनेक्शंस बड़े बड़े कार्टेल से थे, और उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बुद्धा की गिरफ्तारी से पुलिस को यह भी पता चला कि इस पूरी लूट को फाइनेंस कैसे किया गया था, और ये सारे पैसे उसने बड़े बड़े कार्टेल से लिए थे, जिसका इस्तेमाल उसने हथियार, गाड़ियां और छुपने के लिए वेयरहाउस लेने के लिए किया। इस छानबीन के दौरान पुलिस का ध्यान एक कपल पर गया जिनका नाम था अलेक्जेंड्रो और कविन, और ये दोनों वो लोग थे जिन्होंने इस पूरी लूट के लिए गाड़ियां, हथियार और वेयरहाउसेस अरेंज किए थे। हालांकि ये दोनों लूट में डायरेक्ट शामिल नहीं थे, मगर कैश को मेंबर्स तक पहुंचाना और हर चीज़ अरेंज करने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की थी, और ये दोनों आखिरी बार ग्रामाटो शहर में देखे गए थे, मगर पुलिस के वहाँ पहुँचने से पहले ही दोनों वहाँ से निकल गए। अगले कई महीनों तक वो नकली पहचान का इस्तेमाल करके कई अलग अलग शहरों में छुपते रहे ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके, मगर 4 महीनों बाद पुलिस ने साओ पोलो शहर में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों के छुपने की खबर पुलिस को एक खबरी से मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने रेड मारी और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक पुलिस कुल 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी जो डायरेक्टली इस लूट में शामिल थे, और उन्हें 36 से 50 सालों के बीच सज़ा सुनाई गई। इन सभी लोगों में कुछ लोगों ने बंदूकें चलाई थीं तो कुछ ने छुपने की जगहों का इंतज़ाम किया था, मगर इन गिरफ्तारियों के बाद भी पुलिस एक चीज़ का पता नहीं लगा पाई, और वो थे लूट में गायब हुए पैसे। पुलिस का मानना था कि इस लूट में कई सैकड़ों मिलियन रियल्स लूटे गए हैं, मगर वो सिर्फ 1 से 2 मिलियन रियल्स ही रिकवर कर पाए, और ये वही कैश था जो गैंग के मेंबर ने हवा में उड़ाए थे। हालांकि पुलिस इस कैश को ट्रेस करती रही, और तब उन्हें पता चला कि बहुत सारे पैसों को नकली कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर दिया गया है, और बाकी पैसों को नकली कंपनीज के नाम पर हवाले के जरिए बाहर भेज दिया गया है। इतना सब कुछ पता चलने के बाद भी पुलिस इन पैसों को रिकवर नहीं कर पाई, क्योंकि ये सब कुछ लीगल तरीके से किया गया था, और ये बात पुलिस डिपार्टमेंट को हमेशा परेशान करती रही कि उन्होंने चोरों को तो पकड़ लिया मगर वो पैसों तक नहीं पहुँच पाए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।